नमस्कार, मैं अनामिका प्रीतम हूं और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर मिलेट ओनली लंच की मेजबानी की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की बड़ी घोषणा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में। मंत्री भगवंत खुबा का बयान, देश में नहीं है डीएपी फर्टिलाइजर की कोई कमी। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू, सीएम ने तेंदुपत्ता संग्रहण, महिलाओं और समिति प्रबंधकों के लिए की अहम घोषणाएं। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड से मिल रहा 3 लाख का लोन। नौणी विश्वविद्यालय में 4 जनवरी से होगी फलदार पौधों की बिक्री। राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा किसानों का बिजली बिल शून्य, सालाना 12,000 रुपए मिलती है सब्सिडी। एक फोन पर दूर होगी गन्ना किसानों की मुश्किलें, शुरू हुआ टोल फ्री कंट्रोल रूम। सफेद बैगन की खेती से किसान हो जाएंगे मालामाल, महानगरों से लेकर विदेशों तक बढ़ी डिमांड। दिल्ली तिलहन बाजार में सरसों और पामोलियन तेल की कीमतों में भारी उछाल। भारत में भी कोरोना का डर, राज्यसभा लोकसभा में मास्क पहनना जरूरी, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इमरजेंसी मीटिंग। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री मानस भूनिया का दावा, बिहार और झारखंड में पराली जलाने से कोलकाता में बढ़ रहा प्रदूषण। घरेलू बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 1,83,000 के पार। मिर्च की फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसान हुए चिंतित। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, कई राज्यों में बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर विशेष लंच की मेजबानी की। बाजरा वर्ष को लेकर आयोजित इस खास लंच में बाजरा, ज्वार और रागी से बनी 57 डिशेज परोसी गई। बाजरा खाने की संस्कृति को बढ़ावा देने की इस पहल में बाजरा और ज्वार की खिचड़ी, बाजरे की खीर शामिल है। बता दें कि इस कार्यक्रम में कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। जान लें कि भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरा को पौष्टिक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। पोषण मिशन अभियान में बाजरा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 14 राज्यों के 212 जिलों में बाजरा के लिए एक पौष्टिक अनाज घटक बनाया जा रहा है। एशिया और अफ्रीका बाजरा फसलों के प्राथमिक उत्पादन और खपत केंद्र है। भारत, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि जागरण से बातचीत भी की। आप भी सुनिए उनकी पूरी बातचीत। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल स्तर पर इस मिलेट्स को ले जाने का काम किया और यूएनओ के अंदर प्रस्ताव पास हुआ प्रधानमंत्री जी के, और अब ये 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है और इसी को लेकर आज देश भर के अंदर इसको अधिक से अधिक जाए। पहले हमारा मूल भोजन ही मिलेट्स हुआ करता था, गेहूँ और चावल तो बाद में आए और उस समय गाँवों के अंदर भी आदमी किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हुआ गाँवों के अंदर। जब दूसरे पोलियो केमिकल बनाने लगा, खाने लगा, उसके बाद में कैंसर जैसी प्रॉब्लम और डायबिटीज जैसी। लेकिन मिलेट्स ऐसा फूड है जो आदमी खाता है, उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं है और इसको लेकर जो जिस तरह से हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो आने वाले समय के अंदर मिलेट्स हर गांव के अंदर मिलेट्स जाए और हर थाली के अंदर जो भी भोजन करे, चाहे 5 स्टार होटल हो या घर पे भोजन हो, शादी हो, त्योहार हो, तो उसके अंदर मिलेट्स का भोजन अगर एक थाली के अंदर जाएगा तो कुपोषण की जो समस्या है वो भी हमारे देश में खत्म होगी, पूरे विश्व के अंदर खत्म होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री कि जिस तरह से योग को पूरी दुनिया में ले जाने का काम किया, वैसे ही हमारे छोटे किसानों को आने वाले वक्त के अंदर इसका लाभ भी मिलेगा गाँव के अंदर और ये मिलेट से पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। तो इसको लेकर मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी को लेकर आज यहाँ पर सभी मीडिया के संयोग का भोजन रखा है, तो इसमें सभी ने बहुत सराहना की है। इतना स्वादिष्ट व्यंजन जो मिलेट से भोजन बनता है, कई मीडिया के बंधुओं ने यार जब परसों सांसदों का भोजन रखा लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने कहा हमें ये पता भी नहीं था कि मिलेट्स का इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है, लेकिन वास्तव में ये खाने भी पता चलता है बहुत स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है हर थाली के अंदर ये मिलेट्स जाएगा।
केंद्र सरकार ने साल 2018 में सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। अभी सरकार इस योजना के लिए 12 किस्त जारी कर चुकी है। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं। इस बात का खुलासा खुद कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश योजना के शुभारंभ के बाद से प्रत्येक तिमाही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में निचले सदन में सूचित किया कि 14 दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किसानों को विभिन्न किस्तों में 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में मंगलवार को बताया कि देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति संतोषजनक बनी हुई है। खुबा ने कहा कि फसल वर्ष 2022 से 23 सत्र के लिए 55.38 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले 14 दिसंबर तक उर्वरक की उपलब्धता 47.88 लाख टन थी। उन्होंने बताया कि चालू रबी सत्र में 1 अक्टूबर से 14 दिसंबर के बीच डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रास्ते डीएपी की संचयी बिक्री की मात्रा 36.67 लाख टन थी। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल से कटाई शुरू होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय वन मेले का शुभारंभ किया। शुभारंभ के मौके पर सीएम चौहान ने तेंदुपत्ता संग्रहण, महिलाओं को साड़ी, पीने की पानी की कंटेनर और उच्च गुणवत्ता के जूते दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा समिति प्रबंधकों को 13,000 रुपए हर महीने देने की भी घोषणा की। इससे पहले उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह मिलते थे। मेले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे वन वनौषधियों से समृद्ध रहे और हमारे भाई बहनों जो जंगल में निवास करते हैं इसका संग्रहण करके अपनी आय बढ़ाएं। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक किसान हैं और आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है तो आपको सरकार द्वारा 3 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक लाभ देती है। केंद्र सरकार किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होने पर लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी स्कीम चला रही है। इसके तहत सबसे कम ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जाता है। लोन को जमा करने पर 3% तक ब्याज दर में छूट दी जाती है। देश में बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के जरिए लोन हर उस किसान को मिल सकता है जिसकी उम्र 18 से 75 साल के बीच में है। योजना में लोन खाद बीज, कृषि मशीन, मछली पालन, पशुपालन समेत कई तरह के कृषि से संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है। किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन राशि पर अधिकतम 7% ब्याज दर लागू होती है। समय पर लोन चुकाने पर ब्याज दर में 3% की छूट भी दी जाती है। यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में बागवानों के लिए फलदार पौधों की बिक्री 4 जनवरी से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू होगी। इस वर्ष विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा फलों के विभिन्न किस्मों के 2 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। जिन फलदार पौधों की बिक्री होगी उनमें सेब, कीवी, पलम, खुरमानी, आड़ू, अखरोट, चेरी, अनार, नेक्टेरियन, परसिमन और अंगूर और नाशपाती आदि शामिल है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में फल विज्ञान विभाग, बीज विज्ञान और अनुसंधान निर्देशालय के अंतर्गत मॉडल फार्म में करीब 1,15,000 पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विकास केंद्रों और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों में भी करीब 92,000 पौधे बागवानों के लिए तैयार किए गए हैं। राजस्थान सरकार किसानों की एक बहुत बड़ी राहत दे रही है। गहलोत सरकार किसानों को हर साल बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। सरकार के दावे के मुताबिक 12.79 लाख किसानों को 766.67 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। सरकार के मुताबिक किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 7,85,000 किसानों का बिजली बिल शून्य किया गया है। इस योजना की मदद से राजस्थान के करीब 50% किसानों को मुफ्त में बिजली मिल रही है और करीब 12.79 लाख किसानों को 766.67 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है।
रोजाना किसानों को गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की है, जो अब 24/7 काम करेगा। गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु गन्ना विकास विभाग के मुख्यालय पर यह कंट्रोल रूम यानी टोल फ्री की स्थापना की गई है। टोल फ्री कॉल सेंटर को एन कंप्यूटर सिस्टम, EPBX, इंटरकॉम एवं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिससे अब टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अनुभवी एवं दक्ष कार्मिकों द्वारा गन्ना किसानों को 24 घंटे अनवरत सहायता प्रदान की जाएगी। सफेद बैंगन की डिमांड काफी बढ़ी है। इसकी डिमांड न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी काफी बढ़ गई है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बेहद फायदे की खेती है। सफेद बैंगन की खेती के लिए सबसे बेहतर समय फरवरी और मार्च का होता है। इसकी बुआई फरवरी अंत से लेकर शुरू मार्च तक की जाती है। हालांकि भारत में कई जगह यह दिसंबर में भी बोया जाता है। जून जुलाई के महीने में ये बैंगन पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, जिन्हें बाजारों में बेचकर आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी सब्जियां बेचकर पैसा कमाने चाहते हैं तो सफेद बैंगन की खेती आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। विदेशी बाजारों में तेजी से रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को तेल तिलहन कीमतों में मजबूती आई। केवल सोयाबीन डिगर के भाव पूर्व स्तर पर रहे, जबकि अन्य सभी तेल तिलहनों के भाव ऊंचे बंद हुए। बाजार के जानकारी सूत्रों के अनुसार मलेशिया एक्सचेंज में 2.5% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज कल रात 1.5% तेज था और फिलहाल यहां 0.3% की तेजी है। सूत्रों ने कहा है कि विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, बिनौला और पामोलियन तेल कीमतें मजबूती से बंद हुई हैं। सोयाबीन डिगर के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। दुनिया भर में कोरोना मामलों में आई तेजी के मद्देनजर अब भारतीय संसद भी अलर्ट मोड में आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम को ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 से सतर्कता के तौर पर देखा जा रहा है। ओम बिरला ने सभी सांसदों से संसद में मास्क का इस्तेमाल करने के साथ सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की है। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ दोनों ही मास्क पहने नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कहा कि कोरोना महामारी के पिछले अनुभवों को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से कोविड को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी सांसद मास्क लगाएंगे तो कोरोना को रोकने में आसानी होगी। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री मानस भूनिया ने कहा कि पड़ोसी झारखंड और बिहार में पराली जलाने के कारण राज्य के दक्षिण जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने से होने वाले धुएं को राज्य में आने से रोकने के लिए सीमा पर लंबे पेड़ लगाने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने कहा कि पराली जलाने पर नजर रखने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की मदद से उपग्रह आधारित एक तंत्र बनाया गया है। भूनिया ने यह भी कहा कि कोलकाता की सड़कों पर वायु प्रदूषण को मापने के लिए सरकारी बसों में सेंसर लगाए जाएंगे। उन्होंने पटाखा निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई। भूनिया ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधियों को इन समस्याओं पर गौर करने का आश्वासन दिया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ, जबकि बैंक निफ्टी 246 अंकों की तेजी के साथ खुला। इससे पहले अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन का असर अब फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। इसका असर मिर्च की फसलों पर अधिक पड़ रहा है। बादल छाए रहने से मिर्च की फसलों पर भूरी रोग का प्रकोप बढ़ गया है। इस वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि नंदुरबार जिले में सबसे ज्यादा मिर्च की खेती होती है। राज्य के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कुछ हिस्सों में अधिक बादल छाए रहने की तस्वीर देखने को मिल रही है। इस बदलते मौसम से किसान चिंतित है। जलवायु परिवर्तन का असर कृषि फसलों पर पड़ने से कीटों का अटैक तेजी से बढ़ रहा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मौसम के बदलते मिजाज से नंदुरबार जिले के मिर्च किसान डरे हुए हैं।
दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी और कोहरे का डबल अटैक जारी है। इन राज्यों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी है। सड़क यातायात हो या फिर रेल और हवाई सेवा, सब प्रभावित हैं। जबकि दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। इस बीच आज गुरुवार को न्यूनतम तापमान के 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। वहीं इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ बढ़ते ठंड के साथ ही कोहरे की चादर घनी होती नजर आ रही है, जिससे सुबह और शाम दृश्यता काफी कम रह गई है। इस वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस है सब्जियां, दूध, अनाज, पोल्ट्री। तो देरी किस बात की, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कृषि जागरण।